दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल की उस ताज़ा घटना की जिसने पूरे देश को हिला दिया। राजधानी काठमांडू समेत कई इलाकों में अचानक फैली हिंसा, युवाओं का उग्र प्रदर्शन, सेना की तैनाती और आखिरकार सरकार के गिरने तक का घटनाक्रम। लेकिन ये सिर्फ एक दिन या एक हफ्ते की कहानी नहीं है। इसके पीछे कई हफ्तों, महीनों और सालों की पृष्ठभूमि छिपी हुई थी। चिंगारी बनी सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। नेपाल सरकार ने अचानक एक नया निर्णय लिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सख्त पाबंदी और नियंत्रण लगाने का। सरकार का कहना था कि इससे अफवाहें, फेक न्यूज और अशांति फैलाने वाले तत्वों को रोका जा सकेगा। लेकिन जनता, खासकर युवाओं ने इसे अपनी आवाज़ दबाने की साजिश माना। युवाओं का मानना था कि सोशल मीडिया ही उनके विचार रखने और सरकार से सवाल पूछने का सबसे बड़ा हथियार है, और जब यह हथियार छीनने की कोशिश हुई तो गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। नेपाल के युवा पहले ही कई समस्याओं से जूझ रहे थे। बेरोजगारी, पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही थी, महंगाई, रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जा रही थी, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद। सरकारी पद और मौके अक्सर उन लोगों को मिलते थे जिनके राजनीतिक रिश्ते मजबूत हैं। इन हालात में जब सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया तो युवाओं ने इसे अपने खिलाफ सीधा हमला समझा। देखते ही देखते सैकड़ों की भीड़ हजारों में बदल गई और विरोध प्रदर्शनों की आग काठमांडू की सड़कों से लेकर अन्य शहरों तक फैल गई। शुरुआत में प्रदर्शन शांति से हो रहे थे। लोग प्ले कार्ड लिए नारे लगा रहे थे। कुछ जगह फ्री इंटरनेट और नो गवर्नमेंट सेंसरशिप जैसे नारे गूंज रहे थे। लेकिन जैसे ही भीड़ बड़ी हुई, माहौल बदलने लगा। भीड़ का एक हिस्सा गुस्से में आकर सरकारी इमारतों के सामने जमा हो गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकियों और राजनीतिक दलों के दफ्तरों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। कई जगह आगजनी हुई, मोटरसाइकिलें, गाड़ियां और यहाँ तक कि मीडिया दफ्तरों को भी निशाना बनाया गया। सरकार ने हालात को काबू करने के लिए पुलिस बल भेजा, लेकिन पुलिस और भीड़ में भिड़ंत होते ही मामला और बिगड़ गया। आंसू गैस, लाठीचार्ज और रबर की गोलियां चली। जवाब में भीड़ और उग्र हो गई। देखते ही देखते यह शांति प्रदर्शन एक बड़े दंगे में बदल गया। फिर हुई सेना की तैनाती और कर्फ्यू लगा। जब हालात काबू से बाहर हो गए तो नेपाल सरकार ने सेना को बुलाया। काठमांडू समेत कई बड़े शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। सेना की गाड़ियां सड़कों पर गश्त करने लगी। कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि भीड़ और न जुट सके। लेकिन जब तक स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी, कई लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए और सैकड़ों गिरफ्तार। जब देश भर में हिंसा फैल गई तो सरकार पूरी तरह घिर गई। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार ने युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश की और देश को हिंसा में झोंक दिया। आम जनता का भरोसा पहले ही डगमगा रहा था और अब यह पूरी तरह टूट पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरें छपने लगीं कि नेपाल में सरकार अपने ही नागरिकों पर कठोर दमन कर रही है। इस दबाव के बीच प्रधानमंत्री के पास विकल्प सीमित रह गए। या तो जनता की मांग मानकर पीछे हटे या फिर इस्तीफा दे। आखिरकार भारी दबाव और राजनीतिक संकट के चलते सरकार गिर गई और प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ा। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों एक सोशल मीडिया पाबंदी जैसे फैसले ने इतनी बड़ी हिंसा और सरकार के पतन तक का रूप ले लिया। कारण साफ है, जनता पहले से नाराज थी। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार ने लोगों का भरोसा कम कर दिया था। युवाओं की ताकत। नेपाल की आबादी में युवाओं की संख्या बहुत अधिक है और वही इस आंदोलन के केंद्र में थे। सोशल मीडिया का महत्व। जब सरकार ने उसी प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगाई जो युवाओं की मुख्य आवाज था, तो यह सीधा टकराव बन गया। कमजोर राजनीतिक आधार। सरकार पहले से ही गठबंधन और आपसी खींचतान में फंसी हुई थी, इसलिए झटका सह नहीं पाई। अभी तक हमने देखा कैसे सोशल मीडिया प्रतिबंध से शुरू हुआ एक मुद्दा कैसे अलोकप्रियता, युवाओं के गुस्से और प्रदर्शन के रूप में फैला और कैसे सरकार गिरने तक का रास्ता बन गया। लेकिन यह सिर्फ सतह की कहानी थी। अब हम उस जमीन की तह में उतरेंगे जहां ये समस्याएं जमा हुई। दशकों पुरानी राजनीतिक संस्कृति, जातीय असमानताएं, लड़ाई के जख्म, आर्थिक तंगी, भ्रष्टाचार की जड़ें और बाहरी दुनिया का प्रभाव। शुरू करते हैं समय रेखा में चलकर। राजशाही का राणा शासन 1846 से 1951। नेपाल में 19वीं और 20वीं सदी तक राणा वंश का शासन था, जिसमें राजा नाम मात्र का प्रतीक बने थे और असली सत्ता राणा परिवार के हाथों में थी। लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं थी, जनता का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था जिसने बाद की पीढ़ियों में सत्ता और अभिव्यक्ति की चाह जगाई। यह एक लंबी अवधि की असमाधान की भावना जन्म देने वाला दौर था। 1951 की जनक्रांति और लघु अवधि का लोकतंत्र। 1951 में स्वाधीनता मिली और राणा शासन खत्म हुआ। संसदीय प्रणाली लाई गई, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत आधार नहीं मिला। राजनीतिक अस्थिरता, अनपढ़ नेतृत्व और संस्थागत कमजोरियां बनी रही। लोकतंत्र था, लेकिन जनता को भरोसा नहीं था कि वह जारी रहेगा। 1990 में एक बड़े जन आंदोलन ने शाह राजतंत्र को बाध्य कर दिया, एक संवैधानिक राजतंत्र और बहुदलीय लोकतंत्र को स्वीकार करने के लिए। संसदीय चुनाव हुए, भाग्यशाली बदलाव हुआ, लेकिन सत्ता ने निरंतरता नहीं पाई। लगातार सरकार बदली, आर्थिक नीतियां उलझी। 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने अचानक संसद भंग कर दी और सत्ता को फिर काबू में लेने की कोशिश की। जनता ने 2006 में फिर सड़कों पर आकर विरोध किया, जिससे जन आंदोलन कहा गया और इसमें माओवादी विद्रोहियों का समर्थन मिला। परिणाम स्वरूप राजशाही समाप्त हुई और पूर्ण गणराज्य की स्थापना हुई। अब नेपाल में लोकतंत्र था, लेकिन लोकतंत्र स्थिर नहीं था। अब बात करें माओवादी संघर्ष और उसके प्रभाव की, जो 1996 से 2006 तक था।
यूथ और ग्रामीण इलाकों का हाथ। माओवादियों ने ग्रामीण क्षेत्रों से समर्थन पाया, विशेषकर जाति रूप से पिछड़े वर्गों और युवाओं में। जनयुद्ध के रूप में शुरू हुआ संघर्ष 10 साल तक चला, जिसमें लगभग 17,000 लोग मारे गए, हजारों विस्थापित हुए। सरकार और जनता के बीच की दूरियां और गहरी हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की कमी, भ्रष्टाचार, पुलिस बल की भयपूर्ण छवि, सबने माओवादी शक्ति को बढ़ावा दिया। सशक्त पीड़ित वर्ग ने हिंसा को अंतिम विकल्प समझा। संघर्ष के बाद लोकतांत्रिक संस्थान कमजोर अवस्था में थे, न्याय प्रणाली पीड़ितों तक पहुंचने में अक्षम रही, समाज में तल्ख विभाजन रहे। आज भी माओवादी दौर की छाया लंबे समय तक नेपाल की राजनीति पर छाई रही। इसके बाद आता है मधेश आंदोलन और तराई की असैन्य पहचान। तराई क्षेत्र के लोग तर्क देते रहे कि संविधान और सरकारी प्रणाली हमेशा पहाड़ी वर्गों को पक्ष में रखती है। 2007-2015 में मधेश आंदोलन जोर पकड़ने लगे, जिसमें बड़े पैमाने पर हड़तालें, सड़कें अवरुद्ध करना, हिंसा शामिल था। यह आंदोलन पहचान, न्याय और संसाधनों के विभाजन से जुड़ा था। नेपाल में विभिन्न जातियां और भाषाई समुदाय हैं, जैसे थारू, मधेसी, जनजाति समूह, पहाड़ी, ब्राह्मण, क्षेत्रीय वर्ग। अक्सर संसदीय, प्रशासनिक और शैक्षणिक प्रतिनिधित्व असंतुलित रहा। यह विभाजन समाज में लंबे समय से पनप रहा है। 2015 में नया संविधान लागू हुआ, लेकिन मधेसी और अन्य समूहों ने उसे अपूर्ण और पूर्वाग्रहपूर्ण बताया। इसका असंतोष 2025 की हिंसा में एक बड़ा कारक रहा, क्योंकि युवाओं ने देखा कि संरचनात्मक असमानता अभी भी बाकी है। नेपाल में राजनीति में कोई भी दल स्थिर बहुमत से सरकार बनाने में सक्षम नहीं रहा। लंबे गठबंधन बनते हैं, लेकिन आपसी मतभेद स्वार्थ टूटने पर टूट जाते हैं। सरकारें बहुत कम समय तक टिकती हैं, कभी 6 महीने, कभी 1 साल। राजनीतिक दलों में शक्ति संघर्ष, प्रमुख नेताओं के बीच दशकों से लड़ाई, सबने लोकतांत्रिक संस्कृति को कमजोर किया है। नेताओं की परिवर्तनशील वफादारी और गठबंधन निर्माण केवल सत्ता के लिए, जनता के हित के लिए नहीं है। प्रत्येक नए गठबंधन या सरकार के साथ नीतियां बदल जाती हैं। विकास योजनाओं, आर्थिक परियोजनाओं और सुधार पहलों को पूरा करने से के पहले बदल दिया जाता है। इससे प्रशासकीय अधूरेपन और जनता में निराशा बढ़ती है। सरकारी कामों में रिश्वत, ठेकों में दल छटनी, भूमि विवादों में पक्षपात, ये रोजमर्रा की कहानी है। सार्वजनिक संसाधन की बुरी तरह बर्बादी हुई है। पद और अवसर अक्सर राजनीतिक प्रभाव वाले परिवारों, रिश्तेदारों और समर्थकों को मिलते हैं। यह आम आदमी में निराशा और अपारदर्शिता पैदा करता है। जब जनता विश्वास नहीं करती कि सरकारी संस्थाएं निष्पक्ष हैं, तो छोटे छोटे झटके भी भारी प्रदर्शन पैदा करते हैं। सोशल मीडिया इन नाराजगी को तुरंत फैलाता है। नेपाल की आबादी का एक बड़ा हिस्सा 15 से 35 वर्ष के बीच का है। युवा वर्ग हमेशा बदलाव का एजेंट रहे हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद मिलने वाले रोजगार की कमी है। लोग प्रवासन की राह अपनाते हैं, खासकर खाड़ी देशों और दक्षिण कोरिया की ओर। आधारभूत वस्तुएं जैसे किराना, ईंधन, परिवहन महंगे हैं। नौकरी की चिंता से जुड़ा तनाव रोजमर्रा का है। युवा डिजिटल युग में बड़े सपने देखते थे। सोशल मीडिया प्रतिबंध ने उनकी आशा को चोट पहुंचाई और तुरंत आंदोलन का कारण बन गया। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और भू राजनीतिक दबाव की। नेपाल भारत और चीन दोनों का प्रभावशाली पड़ोसी है। दोनों देशों की नीतियां, निवेश और ढांचागत योजनाएं नेपाल के राजनीतिक संतुलन को प्रभावित करती हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन और देशों से मिलने वाली वित्तीय सहायता पर शर्तें होती हैं। यह कभी कभी नेपाल की स्वायत्त राजनीतिक निर्णय क्षमता को सीमित करते हैं। भौतिक विकास या इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं, लेकिन स्थानीय हितों को और पर्यावरणों का सम्यक ध्यान नहीं रखा जाता। इससे स्थानीय असंतोष और विरोध उत्पन्न होते हैं। नेपाल में न सिर्फ हाल की हिंसा, बल्कि लंबे इतिहास और संरचनात्मक अस्थिरता की वजह से यह हालात आए। यह देश केवल एक ट्रिगर से नहीं गिरा, बल्कि वर्षों से पनपा हुआ असंतोष, विभाजन, भ्रष्टाचार और कमजोर लोकतांत्रिक संस्थानों का नतीजा था।